आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन लिए गए हैं एबीसीडी वाले, जो कि आपकी बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल 30 और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होगा। आपको सम संख्या का फॉर्मेट बताना है। जैसे ये मान लें मैं m की जगह 1 रखता हूँ तो वो विषम, 2 रखता हूँ तो सम, तो ये फॉर्मेट काम आने वाला नहीं है सम संख्या के लिए। अच्छा, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। m का कोई भी मान रखें, उसके बाद देखें कौन सी संख्या निकलती है। अगर सम निकलती है तो ये सम संख्या का फॉर्मेट होगा, वरना फिर अगला चेक करेंगे। जैसे m की जगह मैं 1 रखता हूँ तो 1 + 1 = 2, वो तो सम है। लेकिन जैसे ही मैं 1 की जगह 2 रखता हूँ, 2 और 1 कितना हो जाएंगे, 3। ये सम नहीं है, तो इसका मतलब ये सम संख्या का फॉर्मेट नहीं है। इसको चेक कर लें। 2 × m, m की जगह 1 रखो, कितना आएगा, 2। अच्छा, m की जगह मान बदलें, 2 रखें तो कितना आएगा, 4। अच्छा, 3 रख लें तो कितना आएगा, 6। देखिए, अब जो भी ये संख्याएं आ रही हैं, सारी की सारी कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं। इसका मतलब सम संख्या का फॉर्मेट ये वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। अब इसमें अपने को विषम संख्या का फॉर्मेट पहचानना है। जैसे पहले फॉर्मेट को चेक करो, अगर q को 1 रखो तो विषम हो जाता है, q को 2 रखें तो वो सम हो जाता है। इसका मतलब ये फॉर्मेट काम आना नहीं है विषम में। इसको चेक कर लेते हैं। जैसे q की जगह 1 रखें तो 1 + 1 = 2, जो कि सम है। ये भी विषम संख्या का फॉर्मेट नहीं, इसको भी चेक कर ले। 2 × q की जगह 1 रखो, 2 सम संख्या है, विषम संख्या नहीं आ रही, इसे भी छोड़ो। इसका मतलब लास्ट डी वाला जो है वो ऑप्शन अपना सही होगा। चेक करके देख लेते हैं। 2 × q, q की जगह जैसे मान लें 1 रखा मैंने, तो 2 एकम 2 और 1 ये कितना, 3। देखें विषम संख्या है। अच्छा, मान बदल के देख लें। इसकी जगह आप 2 रख लें, फिर इसको चेक करें। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 भी क्या है, विषम। इसका मतलब यहाँ विषम संख्या का जो फॉर्मेट है वो है डी ऑप्शन में। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, एक फॉर्मेट दिया आपको, n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक संख्या, इनमें से कोई एक संख्या रखेंगे तब ये वाली जो संख्या दे रखी है वो 8 से विभाज्य होगी। अपने को बताना वो कौन होगा। जैसे कि n² - 1। देखिए, पूर्णांक में माइनस की भी संख्या आएगी और प्लस की भी संख्या आएगी। 1-2 संख्याएं चेक करके देख लेते हैं अपन। जैसे कि देखें, n की जगह -3 लेता हूँ, उसका करना पड़ेगा स्क्वायर और उसमें से घटाऊंगा 1। जैसे -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में से 1 गया तो 8। क्या 8 से विभाज्य है? हाँ, बिल्कुल है। अगर प्लस रखूँ तब भी यही चीज़ आनी, तो अपना आंसर ये हो सकता है। लेकिन क्या ये सारे पूर्णांक के लिए सही है या नहीं, वो चेक करना है। जैसे 3 को हटा करके मैंने मान लिया 4 रख दिया, 4 का स्क्वायर करूंगा, उसमें से 1 घटाऊंगा, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। उसमें से 1 घटाया तो कितना, 15। क्या 15 में 8 का भाग जाता? नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सही नहीं है। प्राकृत संख्याओं को चेक करके देख लें। जैसे कि प्राकृत संख्या मैंने रखी 5 रख लेते हैं, 5 का स्क्वायर करके उसमें से 1 घटाऊं तो 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 1 घटाया तो कितना, 24। 24 में 8 का भाग जाता है। लेकिन क्या सारी प्राकृत संख्याओं में ऐसा हो रहा है? क्या एक और रख के देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर करके उसमें से 1 घटा दें तो 36 में से 1 घटाऊंगा तो कितना रहेगा, 35। क्या 35 में 8 का भाग जाता है? नहीं। इसका मतलब ये फॉर्मेट भी नहीं चलेगा। विषम संख्या को चेक कर लेते हैं। कोई एक विषम संख्या ने, जैसे 3 ने, 3 में अपन चेक कर चुके हैं। इसमें जो संख्या मिलती 8, 8 में 8 का भाग जाता है। 3 के अलावा लें, जैसे 5 ने, तो 5 का स्क्वायर करके 1 घटाएं, 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 1 घटाया तो 24। इसमें भी 8 का भाग जाता है। कोई दूसरी विषम संख्या ले लें, 7 ले लें आप, उसमें से 1 घटा दें। 7 का स्क्वायर करें 49, 49 में से 1 घटाओ 48, और 8 का भाग 48 में जाता है, 8 × 48। एक और देख लेते हैं भाई, हो सकता है इसमें नहीं जाए। 9² - 1, 9 स्क्वायर कितना, 81, उसमें से घटाओ 80, 80 में भी 8 का भाग जा रहा है। तो यहाँ सारी विषम संख्याओं के लिए ये वाला फॉर्मेट काम कर रहा है। इसका मतलब अपना आंसर होगा यहाँ पर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि 65 और 170 के HCF को इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो हमें m का मान बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 65 का और 170 इनका आपको HCF निकालना होगा। HCF के लिए हमें गुणनखंड करने होंगे। जैसे सबसे पहले इसमें 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 13 बार, और 13 का 13 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक सा। अब 117 का नंबर लगाएं, इसमें 3 का भाग जाता है, 11 में तो 3 बार, पीछे बचता है 2,
बनाएगा 27, उसमें जाएगा आपके 9 बार, फिर 3 का भाग 1 बार और जाएगा, कितनी बार 13 बार, फिर 13 का 13 में कितनी बार 1 बार। अब बात करूं मैं HCF की, तो HCF देखें वही होता है जो दोनों में आएगा, तो दोनों में कौन आ रहा है 13 आ रहा है, तो इनका HCF क्या होगा 13। लेकिन HCF को इस रूप में लिखा हुआ, ये 13 ही लिखा हुआ है, लेकिन 13 को लिखने का तरीका अलग है। तो 65m माइनस 117 बराबर में कितना लिखूंगा 13, क्योंकि ये भी HCF है और ये भी HCF, यहाँ से मुझे m की वैल्यू निकालनी है। तो 65m बराबर 13, ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अगर इनको जोड़ें आप तो कितना होगा 130, तो 65m बराबर 130, तो m बराबर कितना हो जाएगा 130 बटा 65, 65 का भाग देंगे 130 में कितनी बार जाएगा 2 बार। अब ढूंढे 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में है, वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी में अपन को क्या निकालने का होता है HCF निकालने का होता है, जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। देखें हमें इनका HCF तो निकालना ही है, लेकिन साथ में शेषफल में पीछे बचाना कितना है 5 और 8, तो क्यों ना हम 5 और 8 को पहले ही निकाल दें। भाई जिस चीज़ को आपको बचा के रखना उसको क्यों ना अलग कर लें आप। तो 70 में से 5 निकाल दें तो पीछे कितना रहेगा 65 रहेगा, और 125 में से कितना बचाना अपने को 8 बचाना, तो 125 में से 8 निकाल दें तो कितना रहेगा 117। अब जस्ट अभी अपन ने 65 का और 117 का HCF निकाला था, कितना आया था वो 13, तो यहाँ भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13। 13 का भाग देखें अगर आप 70 में देते हैं तो 13 पंजे कितना 65, और पीछे कितना बचता है 5, वही तो बचाना था। और 13 का भाग अगर आप 125 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, 13 नम की 117, पीछे कितना बचेगा 8, वही तो बचाना था। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b को इस तरीके से लिखा जाए जहाँ x और y अभाज्य संख्या है, तो इनका HCF ज्ञात करें। देखें एक संख्या दे रखी है x³ और y², और दूसरी दे रखी है x और y³। HCF देखा है, HCF में अपने को सबसे पहले देखना ये है कि कॉमन कौन है, उसमें भी सबसे छोटी घात कॉमन ली जाएगी। जैसे x दोनों में आ रहा है, इसमें छोटी घात वाला कौन सा है, ये इसको लिया जाएगा x, ठीक साहब। और y में देखें y² और y³ छोटी घात किसकी है y² की, तो इसको लिया जाएगा। तो ये वाला देखते हैं अगर कहीं अपने को ऑप्शन में मिलता है तो xy², ये रहा, इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी xy²। HCF में क्या किया जाता है, सबसे छोटी घात को देखा जाता है, और लेस से अगर पूछता है LCM पूछता है तो उसमें सबसे बड़ी घातों को देखा जाता है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें आपको दे रखा है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों P और Q में P को इस तरीके से और Q को इस तरीके से लिखा जाए जहां A और B सहभाज्य संख्या हो, तो LCM ज्ञात करें। देखें अभी बात हुई थी कि LCM में सबसे बड़ी घात देखी जाती, तो यहाँ देखें संख्या क्या है AB² और दूसरा A³ और B³। अब A में देखें सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये 3 वाली है क्यूब वाली, तो A³ आ जाएगा। और B में कौन सा है स्क्वायर या क्यूब है, जाहिर सी बात B³। इसको ढूंढने अपन, ये है आपके ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखें इसका अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है एक शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, जो जीरो नहीं हो, परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अगर आपको एक परिमेय संख्या दी जाए और एक अपरिमेय संख्या दी जाए, उनका गुणा करने पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। देखें जहां भी अपरिमेय संख्या आ गई वो पूरी की पूरी को अपरिमेय कर देगी, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्ट जो निकलेगा वो आपके कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। जहां अपरिमेय आई वो पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन को अपरिमेय कर देगी। तो अपरिमेय अपने को ढूंढना है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, आप करके देख लें, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता दें। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें दोनों को शामिल करना है, यानी 1 और 10 को भी शामिल करना है, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, न्यूनतम जहां को इन सब का निकालना होगा एलसीएम निकालना है इनका एक साथ किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 में जाएगा 1 बार, 3 में जाएगा नहीं,
4 में 2 बार, 5 में जाएगा नहीं, 6 में 3 बार, 7 में जाएगा नहीं, 8 में 4 बार, 9 में जाएगा नहीं, 10 में 5 बार। अब देखें 2 का भाग और कहाँ जा रहा है, 2 का भाग जाएगा आपके इस वाले 2 में, और इस 4 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। फिर से 2 का भाग देना पड़ेगा, इसमें जाएगा और तो कहीं जाएगा नहीं। उसके बाद हम भाग देंगे किसका, 3 का, इस 3 को काट देगा, इस 3 को काट देगा, इस 9 को काट देगा 3 बार। फिर से 3 का भाग देना पड़ेगा, तब ये 3 कटेगा। उसके बाद बारी किसकी आएगी, 5 की। 5 का भाग देखें, एक तो इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। अब कौन बचा, 7। अब 7 का भी भाग देना पड़ेगा, तो 7 का भाग इसमें जाएगा। अब देखें जो बचता है उनका इंटू करवाएं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 पंजे 35, 35 का 2 से 70, 70 का डबल 140, 140 का डबल 280, तो 280 तो यहाँ हो गए, और 3 तिया 9। अब इनका गुणा करना, अपना आंसर आ जाएगा। 0 से करेंगे 0, 9 8 72 का 2 हासिल के 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना होता है आजकल, शायद 25 होगा। तो 25 20 इसको ढूंढना है। ये है आपके ऑप्शन नंबर टी में। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इसमें दोनों संख्याओं को भी शामिल करना है, 1 से लेकर के 10 तक में 1 को और 10 को भी शामिल करना है। तो ऐसी एकलौती संख्या ये है जो इन सारी संख्याओं से विभाजित होगी। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9। अब बातें करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि ये जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार निम्नलिखित कितने दशमलव स्थानों के बाद में आएगा। देखिए, अपने को दशमलव प्रसार के लिए बट्टे वाली संख्या पर फोकस करना होता है। बट्टे में दिया है 1250। अब 1250 के गुणनखंड कर लेते हैं अपन। 125 को रखो साइड में और 10 को रखो साइड। 125 का मतलब 5 की घात 3 और इसका मतलब 5 इंटू 2, तो 5 की घात 3 तो ये 1, ये टोटल कितनी हो गई 4 और इंटू में 2। अब देखें 5 का और 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। तो यहाँ 5 का और 2 का गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 और 5 की घातें बराबर करनी होगी। तो उसके लिए देखें एक घात तो अपने पास है, 2 एक बार तो है, कितनी बार और चाहिए, 3 बार और, तो इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो फिर देखें क्या सिचुएशन मिलती है। 5 की घात 4 इंटू 2 की घात कितनी, 4 हो गई। अब देखें 5 दूनी 10 की घात कितनी हो गई, 4। 10 की घात 4 का मतलब पता है आपको, 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी कि इस वाली संख्या में आपको इसका भाग देना होगा, तब इसका दशमलव प्रसार निकलेगा। अब देखिए इसमें 0 कितने हैं, 4 है, तो जाहिर सी बात है जब 4 0 है तो 4 अंक छोड़ के आपको दशमलव लगाना होगा। तो फिर ढूंढे 4 कहाँ है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। करना कुछ नहीं, आपको बट्टे वाली संख्या को लेना होता है, उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि 10 बना दो, 100 बना दो, 1000 बना दो, या 10,000 बना दो, या 1 लाख बना दो। जैसे अपने यहाँ 10,000 बना, तो 10,000 में 0 कितने हैं, 4, तो जाहिर सी बात है 4 अंकों को छोड़ के आपको दशमलव लगाना होगा। तो देखें ये हुआ क्वेश्चन आपके 10वां कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, तो इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 1 ही तो होगी। देखें अब क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगले में यानी 12वें में दे रखा है 45 और 60 का में से निकालना है, में से महत्तम समावर्तक। ठीक है साहब, यानी कि HCF आपको निकालना है। तो उसके लिए गुणनखंड करने पड़ेंगे, कर लें। किसके किसके, 45 के और 60 के। सबसे पहले देखें 45 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 15 बार। फिर 3 का भाग कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का भाग कितनी बार, 1 बार। इसी तरह 60 को भी निपटाए, 2 का भाग जाएगा 30 बार। फिर 2 का भाग जाएगा आपके कितनी बार, 15 बार। फिर 3 का जाएगा 5 बार। फिर 5 का जाएगा 1 बार। अब जो कॉमन है उसकी बात करें, जैसे ये 3 और ये 3, ये 5 और ये 5, तो 3 इंटू 5 यानी कि 15 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 13 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, √2 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। क्वेश्चन को समझे। आपको पूछा गया √2 का ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं जिससे ये परिमेय बन जाए, तो उसका आंसर है √2। क्यों, करके देखो। क्योंकि देखें 2 का 2 से गुणा कितना, 4, और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2। जो √2 था अपरिमेय था और वो बन गया 2, जो कि है परिमेय। किसकी वजह से बना, ये इसी के गुणा करने की वजह से बना, यानी इसका परिमेयकरण गुणांक कौन सा होगा, √2। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको √2 दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। √3 एक कौन सी संख्या, बच्चा जानता है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन।
अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपसे पूछा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में इसे परिकलित करने का एक तकनीक है। यानी विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या निकालते हैं, हम उससे निकालते हैं HCF। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी में से, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। अब दौड़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अगले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि दे रखा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या है। तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि घात कितनी होगी या कितनी नहीं होगी। 2 का भाग दें, इसमें दें 7 बार, इसमें दें 2 बार, फिर 2 का भाग दें आप 36 बार, फिर 2 का भाग दें आप 18 बार, फिर 2 का और दें आप कितनी बार, 9 बार, फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का दे दो 3 बार, फिर 3 का 1 बार। हमें तो 2 से मतलब है, तो देखें 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 की घात कितनी लगेगी, 4, और घात वाले अंक के बारे में इसने पूछा है, तो 4 है ऑप्शन नंबर सी में। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 16। अब बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर अगले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उसमें कहा यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लेस्य क्या होगा। देखें ए के गुणनखंड निकाल लो, 1 इंटू ए होगा, बी के निकालोगे तो 1 इंटू बी, इससे ज़्यादा तो गुणनखंड निकलेंगे नहीं इनकी, क्योंकि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड कौन आएगा, 1 और वो खुद, तो 1 भी ले लिया और उस खुद को भी ले लिया। अब बात करूं मैं लेस्य की, लेस्य में क्या होता है, सबको ही लेना होता है, 1 को भी लेंगे हम, ए को भी लेंगे हम, बी को भी लेंगे हम, सबसे बड़ी घात लेनी होती है लेस्य में, तो सबकी घात 1 है, तो हमने 1 बार ले लिया। अब इन सब का आप इंटू करवा लो, तो इंटू क्या आता है, ए बी कौन से ऑप्शन में है, सी में, तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 17। अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें देखें आपसे पूछा गया है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्या होती है, कैसे वो बता देता हूँ। जैसे मान लें आपको दे रखा है 1 और 2, इसके बीच में संख्या निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के आधा करेंगे। मान लें ऐसा करने से ए आया, तो क्या मैं इनके बीच की संख्या नहीं बता सकता, बिल्कुल इनको जोड़ के आधा कर लो। मान लें बी आया, फिर इनको जोड़ के आधा करो, सी आया, इनको जोड़ के आधा करो, डी आया, इनको जोड़ो आधा करो, ई आया, एफ आया, तो चलता रहेगा। ऐसा कितनी बार होगा, अनंत बार होगा, ये लूप खत्म थोड़ी ना होना है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, यानी कि अनंत। 2 संख्याओं के बीच में आपको अनंत संख्याएं मिलेंगी, कितनी संख्याएं मिलेंगी, अनंत। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 18। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का में से कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इनका आपको पूछा है में से, तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 इंटू 2, और 4 का क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब में से में क्या करते हैं अपन, कॉमन वाले को उठाते हैं, 2 को उठा लो और 1 को उठा लो, इनका गुणा करवा लो, कितना होगा, 2। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 2 लगातार संख्याओं का में से, तो 2 लगातार संख्याएं ले लो, जैसे 1 लिया और 2 लिया, 1 के गुणनखंड होंगे 1 इंटू 1, ज़्यादा से ज़्यादा। 2 के करने चाहो तो 1 इंटू 2, इसमें कॉमन क्या आया, 1 आया, तो 1 इसका में से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये होगा आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20वां। अब देखेंगे कौन सा, 21वां, जो कि है 2 संख्याओं a और 18 का लेस्य ये है और में से ये, तो a का मान ज्ञात करें। हमें पता है 2 संख्याओं का गुणा और उनके लेस्य में से का गुणा बराबर होता है, तो वो संख्याएं ये रही, इनका गुणा करो, वो किसके बराबर होगा, उसके लेस्य इंटू उसके में से के बराबर। अब 18 को पटक दो इसके नीचे, तो a बराबर 36 इंटू 2/18। 18 का भाग 36 में 2 बार, 2 का 2 से गुणा कितना, 4। तो a की वैल्यू कितनी चमकेगी यहाँ, 4, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपसे पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। पिछली बार तो ऐसे पूछा था, अब पूछा है क्या, गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। इसके अलावा अगर कोई हो तो आप बता दें, सबसे छोटी तो ये होगी इन दोनों में। अच्छा, इनका पूछा आपको गुणनफल, तो 2 इंटू 4 कर लो, कितना होता है, 8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जिसमें आपको पूछा गया है एक वर्ताकार पथ है, उसमें 3 धावक है, एक ही समय में एक ही स्थान से वो दौड़ना शुरू करते हैं। एक को 1 घंटा लगता है, एक को 3, एक को 5। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय कितना लगेगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन आप अटेंड करें तो उसमें ध्यान रखें, यहाँ हमें LCM निकालना होता है, तो निकाल लें फिर 1 का, 3 का और
5 का गुणनखंड निकालें। जैसे 3 का भाग जाएगा 3 में एक बार, 5 में जाएगा नहीं। फिर 5 का भाग देंगे 1 1 और 5 में एक बार, इनका कर लो इंटू 3 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 15। यहाँ फिलहाल अपने क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 23। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या। तो इसमें भाज्य संख्या देखें कौन सी है, ये रही। क्यों भाज्य है? क्योंकि इसमें देखें 3 का भी भाग जाता है, 7 का भी जाता है और 21 का भी जाता है 1 का। वो संख्या जिसमें खुद के अलावा भी किन्हीं और का भाग जाए वही तो भाज्य होती है। तो ऐसा किसके साथ हो रहा है? 21 के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य का मतलब होता है जिसमें कॉमन जो होगा वो 1 होगा, जिसके गुणनखंड में अगर कुछ कॉमन आएगा तो 1 आएगा। अब देखें 14 के गुणनखंड करें तो 2 इंटू 7 और 35 के करें तो 5 इंटू 7। अब इसमें देखें क्या 1 आया क्या कॉमन? नहीं, 7 आया। इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं होंगी। 18 और 25 को चेक करके देख लें। 18 और 25, 18 के गुणनखंड अगर मैं करता हूँ तो 2 आएगा एक, तो 2, फिर 9 के कर लेंगे ये, और इसके कर लेंगे 5 इंटू 5। अब इसमें देखें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो यहाँ अपन 1 भी लिख सकते हैं चाहे, तो हालांकि कुछ फर्क पड़ना नहीं है 1 का इंटू करने से। तो ये वाली संख्या सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 1 है। 1 के अलावा और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन आ रही हो। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इनको भी चेक करके देख लें, इसमें 1 के अलावा कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि 26। दो संख्याओं का में से ये है और ले से ये है, उनमें से अगर एक ही है तो दूसरी बताओ। अभी इस तरह का क्वेश्चन किया है, हमें पता है कि भाई दो संख्याओं का जो गुणा है उनके में से और लेसे के गुणा के बराबर होता है। तो उसमें से एक को मान लो x, दूसरी हमें दे रखी है 54। ये किन के बराबर होगा? में से लेसे के गुणा के। तो में से ये रहा और ले से ये रहा। हमें निकालना है x का मान। इसको हटाओ यहाँ से, इसको डाल दो कहाँ? बट्टे में। अब 27 का भाग 54 में कितनी बार? 2 बार। और 2 का भाग कितनी बार? इसमें 81 बार, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार उसी का शांत होगा जिसके बट्टे में यानी क्यू की जगह या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए, तब होगा। तो देखते हैं, चेक करते हैं। 81 इसमें तो आएगा नहीं, 41 इसमें भी नहीं आएगा, 45 इसमें 5 तो आ जाएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। देखें, या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या दोनों आ जाए, इनके अलावा नहीं आना चाहिए। तो इसमें अगर आप गुणनखंड करेंगे तो इनके अलावा आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। 80 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। नहीं यकीन तो करके देख लो। 2 का भाग दिया 40 बार, 2 का भाग दिया 20 बार, 2 का भाग दिया 10 बार, 2 का भाग दिया 5 बार और 5 का भाग दिया 1 बार। देखें 2 आया और 5 आया, बस ये 2 जन आने चाहिए, तब आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये 9th क्लास में आप सीख चुके हैं। तो यहाँ फिलहाल अपने इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है डी। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 27। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 28। इसमें दे रखा है वर्ताकार पथ। वही सेम चीज़ है, 3 बंदे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, एक को 3 घंटे, एक को 4 घंटे, एक को 8 घंटे लगते हैं। वापस वो उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, उसके लिए वही चीज़ है, अपने को लेसे निकालना है 3 का, 4 का और 8 का। सबसे पहले देखें 2 का भाग जाएगा 2 में और 8 में 4 बार, फिर 2 का जाएगा इसमें और इसमें, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें, अब जाएगा 3 का, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24। तो उनको 24 घंटे लगेंगे वापस उसी स्थान पर आकर करके मिलने में। तो यहाँ आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ आपके 28वां क्वेश्चन पूरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मिलेगा? तो सबसे पहले तो 64 का वर्गमूल बताएं आप। 64 का वर्गमूल कितना? 8। 64 का घनमूल बताएं आप। 64 का घनमूल कितना? 4। तो इसका इसमें भाग दें, 8 का भाग देंगे 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो हमें 2 मिलेगा, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दिया हुआ है 6x 4y और 12xy, इनका में से निकालना। तो पहले इनके गुणनखंड निकालें। 6 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 3, 4 के होंगे इधर 2 इंटू 2 और साथ में x इंटू वाई। अब 12 के बाद कर लें अपन, तो 2 इंटू 6, फिर 6 के कर लो 2 इंटू 3, ठीक साहब, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर इंटू में एक्स वाई। अब में से में क्या होगा? आपको वही चीज़ लेनी है जो कॉमन है, जैसे कि ये 2 कॉमन है, इसको ले लो, और ये वाला 3 कॉमन है, इसको ले लो। और कुछ कॉमन है क्या? ये 2 इधर भी कॉमन आ रहा है,
इसको भी उठाओ, ये एक्स और वाई भी ले लो, एक्स वाई, इनका गुणा कर ले, 2 तिया 6, 6 दूनी 12xy। अब देखें 12xy कौन से ऑप्शन में, किसी में भी नहीं है, तो यहाँ इस वाले को आप 12xy कर लें, क्योंकि इसका आंसर तो यही आना है 12xy। अगर इस क्वेश्चन को सही माने तो, इस क्वेश्चन के हिसाब से, अगर क्वेश्चन में गलती है तो जाहिर सी बात है आंसर तो गलत आना ही है। तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो इसका आंसर होगा आपके 12xy। तो इस तरह करके आज की सीरीज हमने कंप्लीट करी। ये पहला वीडियो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें हमने पहला जो चैप्टर है उसको कवर किया है। इसी तरह आगे आने वाले वीडियो में भी आपको आगे के MCQs करवाए जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो लगातार आप वीडियोस देखते रहें। यकीनन आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है।